वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 9th। आज का टॉपिक है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या को समझने के लिए हमें सबसे पहले परिमेय संख्या के बारे में थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि आपने पिछले क्लास में पढ़ा कि परिमेय यानी कि पिछले अध्याय में आपने पढ़ा परिमेय संख्या जिन्हें कि हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि परिमेय संख्या एक भिन्नात्मक संख्या है जिसकी कि हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। बट q इज नॉट इक्वल टू 0, परंतु उसका हर 0 नहीं होना चाहिए। इसके अंतर्गत हमने परिमेय संख्या का जो एग्जाम्पल हमने और बहुत सारी पढ़े कि ये शांत प्रवृत्ति के होते हैं और ये अशांत आवृत्ति वाले भी होते हैं, यानी कि जो हर से अंश में भाग देने पर वो बार बार रिपीट करते हैं। शांत का मतलब होता है जैसे अगर हमने ले लिया 7/8, अगर हम 7 में 8 का भाग देते हैं तो दशमलव रखा 0 बढ़ा तो 70 हो गया, 8/8 64 हो गया, 8 बार गया 64, 70 में से 64 घटाया हमने 6 पॉइंट, फिर पॉइंट की वजह से 0 बढ़ जाएगा, फिर 8×7 56 हो गया है, फिर 60 में से 56 के 4 पॉइंट से 0 बढ़ गया, 8×5 40। तो ये कहीं ना कहीं इसका भाग जो है पूरा जा रहा है 5वें स्थान पर 5 बार। तो ये इस प्रकार के प्रसार को यानी कि 7/8 यानी कि इसका जो प्रसार हुआ है 0.875। तो इसे हम शांत प्रवृत्ति वाले, शांत प्रसार वाले हम जो है परिमेय संख्या कहेंगे। परंतु परिमेय संख्या के कुछ इस प्रकार के और एग्जाम्पल्स हैं जो कि शांत प्रवृत्ति के नहीं होते हैं। हम भाग देते रहते हैं, भागफल बढ़ता है परंतु भाग पूरा नहीं जाता है। जैसे 10/3 लेते हैं, 10/3 एक परिमेय संख्या है। जब हम 10 में 3 का भाग देते हैं, 3 3 9, 10 में से 9 गया 1, फिर दशमलव रखा 0, फिर 3 3 9, फिर 1 आया, फिर 0, 3 3 9, फिर 1 आया, फिर 0। तो इस प्रकार से ये जो है इसका प्रसार बढ़ता जा रहा है, यानी कि 3 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, बार है। तो ये परिमेय संख्या तो है, परंतु परिमेय संख्या के हम कौन सा गुणधर्म कहेंगे इसको, यानी कि प्रसार कैसा है, एक ही संख्या बार बार रिपीट कर रहा है। तो ये हम इसे इस प्रकार के प्रसार को हम अनवांछनीय आवृत्ति कहेंगे, यानी कि टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो रही है, इसमें रिपीट हो रही है बार। तो ये सारी चीज़ें इन सारी चीज़ों के आधार पर हम इन्हें परिमेय संख्या कहेंगे। बट आज हम जो हमारे पास टॉपिक है वो कुछ जो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या का जस्ट विलोम होता है, उल्टा होता है। हम यहाँ पे इसे इसका जो है उल्टा मान के चलते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे एक डिफाइन किया गया है, अगर किसी संख्या s को अगर हम परिमेय संख्या मान के चले, यानी कि इरेशनल नंबर मान के अगर हम चलते हैं, तो इसे हम जैसे कि परिमेय संख्या की परिभाषा ये है कि इस s को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अतः बोलने का मतलब ये है कि अपरिमेय संख्या को हम भिन्नात्मक रूप में नहीं लिख सकते हैं, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। फिर मैं आपको एक बात दोहराना चाहूँगा, यहाँ पे p और q की बात हो रही है, तो p और q जो है पॉजिटिव इंटीजर है, धन पूर्णांक है। फिर यहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू 0, q जो हर 0 के बराबर नहीं है। तो हमने ऊपर परिभाषित किया है कि परिमेय संख्या को अगर s मान के चलते हैं तो s को हम p/q के फॉर्म में भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ये अपरिमेय संख्या की परिभाषा है। अब यहाँ पे हम इस प्रकार की संख्या को हम लेके चलते हैं कि वो संख्या अपरिमेय संख्या जो कि p/q के फॉर्म में क्यों नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम कुछ अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे
एग्जाम्पल के साथ साथ इनमें कुछ एक प्रकार का गुणधर्म होता है कि जिस प्रकार की अपरिमित रूप से अनेक परिमित संख्या होती है। जैसे हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि दो परिमित संख्याओं के बीच में बहुत सारी परिमित संख्याएं अपरिमित रूप से होती है। ठीक इसी प्रकार अपरिमित संख्या में भी जो है परिमित संख्या के समान यानी कि कॉमन उनका जो प्रॉपर्टी होती है, कॉमन जो गुणधर्म होते हैं वो ये होते हैं कि अपरिमित संख्या भी अपरिमित रूप से अनेक होती है, यानी कि दो अपरिमित संख्या के बीच में बहुत सारे अपरिमित संख्या भी लिखे जा सकते हैं। अब ये इसके मुख्य जो है गुणधर्म है। अब इसके साथ साथ हम यहाँ पे अपरिमित संख्या के कुछ उदाहरण हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि अपरिमित संख्या कौन कौन सी संख्या होती है। देखिए यहाँ पे जो एक चिन्ह लगा हुआ है, ये चिन्ह यहाँ पे एक चिन्ह लगा हुआ है इस प्रकार का, ये चिन्ह होता है, इसको कहते हैं हम स्क्वायर रूट का चिन्ह होता है या करणी कहते हैं। तो जिन संख्या के ऊपर ये करणी का चिन्ह लगा होता है, यानी कि जिनका वर्गमूल नहीं हो पा रहा है, वो अपरिमित संख्या की पहचान है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे √2, √3, √15, पाई भी एक अपरिमित संख्या है। अगर हम पाई को अगर हम सांकेतिक रूप से अगर लिखें, अगर पाई को अगर हम 22/7 के फॉर्म में लिखते हैं तो वो अपरिमित संख्या नहीं बल्कि परिमित संख्या के फॉर्म में होता है। बट अगर हम पाई को केवल एक सांकेतिक रूप से लिखे, पाई के सांकेतिक यानी उसका मान ना रखे, केवल पाई के एक संकेत के रूप में लिखे तो पाई एक अपरिमित संख्या है। फिर दूसरा हमें यहाँ पे कुछ प्रसार के रूप में, यहाँ पे कोई संख्या जो है प्रसार के रूप में लिखा हुआ है। देखिए इसको अगर ध्यानपूर्वक देखें, 0.10111110 4 टाइम्स 0। तो अगर इस प्रसार को गौर से देखें कि एक बार 1 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर 1 डबल हो जा रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर 1 3 टाइम्स हो रहा है, 3 बार हो जा रहा है, 4 टाइम्स हो जा रहा है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो अंकों का स्थान है, अंकों की संख्या, यहाँ पे एक जो अंक है उसकी जो है संख्या बढ़ती जा रही है, जो कि ये अपने आप में अनवांछनीय जो है अनरिपीटेड है। तो इस प्रकार के फॉर्म को हम अपरिमित संख्या कहेंगे। तो ये अपरिमित संख्या यानी बोलने का मतलब है कि अगर हम √2 अगर 2 का हम वर्गमूल निकालते हैं तो वो उसका भाग कहीं पूरा वर्गमूल पूरा नहीं जाएगा, केवल उनका प्रसार होता जाएगा। तो ये ऐसी संख्या है जो कि अनवांछनीय अनावृत्ति के फॉर्म में अनरिपीटेड होते हैं और साथ साथ ये जो है इनका भागफल पूरा नहीं जाता है। तो इस प्रकार की संख्या को हम अपरिमित संख्या कहेंगे। आइए हम यहाँ पे इसे और स्पष्ट करने के लिए एक इसकी जो है जानकारी और स्पष्ट लेते हैं। आइए, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम इसे प्रसार के रूप में लिखते हैं। जैसे हमारे पास √2 है, √2 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं, जैसे यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि 2 है, 2 का हम यहाँ पे वर्गमूल निकाल रहे हैं 2। तो जैसे हमने कक्षा 8 में वर्गमूल निकालना सीखा था भागफल विधि द्वारा, दशमलव की सहायता से हम भाग देना भाग विधि द्वारा। तो जैसे 1 है तो हम यहाँ पे 1 का भागा 1 में देंगे, 1 का भागा 1 में देंगे तो जोड़े में देंगे पेयर के रूप में 1 जा 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो 2 में से 1 गया 1, ये हो गया। या तो फिर यहाँ पे जो भागफल में क्वोशिएंट में 1 जो है उसका डबल करेंगे, या फिर जो यहाँ पे हमारा जो भाजक है, भाजक का डबल करेंगे, भाजक में जितना है उतना जोड़ेंगे। तो 1 में 1 जोड़ा तो ये यहाँ पे हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 बड़ा हो गया, 1 छोटा हो गया, भाग नहीं जा रहा है। तो हम यहाँ पे डेसिमल रखेंगे, दशमलव रखेंगे, तो यहाँ पे 2 0 बढ़ जाएगा, 2 0 बढ़ जा रहा है यहाँ पे। तो 2 0 बढ़ा है तो अब कितने बार जाएगा। अब हम यहाँ पे जो भाजक में अगर हम संख्या को बढ़ाते हैं, अगर हम यहाँ पे भाजक में बढ़ाते हैं 5 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 4 रखेंगे, 4 यहाँ भी रखेंगे इसके इकाई के अंक में, तो इकाई के अंक में यहाँ भी रखेंगे 4। फिर 4 से जो इकाई के अंक में हमने दशमलव के बाद जो 4 रखे हैं उस 4 को इस पूरे डिजिट से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम जो है क्या कहते हैं भाज्य में रखेंगे, तो गुणा करेंगे। 4 4 जा 16, 6 1 बचा, 4 2 जा 8 और 9। तो इस प्रकार से 96 आया, 100 में से 96 को घटाया तो 4 आ गया। तो फिर जैसे हमने पहले किया था उसके क्या कहते हैं इकाई में
जितना है उतना हमने ऐड किया था, फिर यहाँ पे इकाई में जितना है उतना ही ऐड करेंगे, 4 में 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 28 आ रहा है। अब यहाँ पे 28 ज़्यादा हो गया, 4 जो है छोटा हो गया, भाग नहीं जा रहा है। यहाँ दशमलव के द्वारा यहाँ पे जो भाज्य में हमेशा डबल पेयर उतरता है, यानी कि डबल ज़ीरो उतारेंगे, डबल ज़ीरो यहाँ से इस प्रकार से डबल ज़ीरो उतर गया। अब 400 यहाँ पे बड़ा हो गया 28 से। अब हम फिर 28 से यहाँ पे भाग देने के लिए अब इसके इकाई के अंक हम सोचेंगे क्या रखें। अगर इकाई के अंक अगर 2 रखते हैं तो फिर 400 से ऊपर हो जा रहा है, तो 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे, तो दे रहे 281 आ रहा है। फिर हमने इसको घटाया, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गया 1, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया 1। तो अभी भी देख रहे हैं कि दशमलव के 2 स्थान तक भी हम देख रहे हैं कि भाग नहीं जा रहा है। तो इससे हमें थोड़ा सा अनुभव, थोड़ा सा ये आभास हो रहा है कि ये संख्या पूरी विभाजित नहीं हो रही। वैसा इसके स्थान को हम इसे और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं और भी इसको भाग दे सकते हैं। समय को ध्यान में रखते हुए हम जो है दशमलव के 2 अंक, जैसे गणित का नियम है कि दशमलव के 2 अंक तक ही स्थान निर्धारित किए जाते हैं, तो हम दशमलव के 2 स्थान तक हमने यहाँ पे सॉल्व करके स्थान निर्धारण किया कि अभी तक इसमें भाग नहीं जा रहा है। तो √2 का जो मान आ रहा है, इसका प्रसार जो हो रहा है 1.41 और आगे भी बढ़ता जाएगा, यानी कि भाग पूरा नहीं जा रहा है। तो हमें यहाँ पे √2 को सॉल्व करके ये अनुमानित लगा दिया है कि यहाँ पे जो भी हमने अपरिमेय संख्या लिखे हुए हैं वो सब उनका प्रसार जो है क्या है, अनवांछनीय अनावृत्ति, यानी कि रिकरिंग नॉन रिपीटेड हो रहा है, क्योंकि ये पूरा भाग भी नहीं जा रहा है और ना ही कोई डिजिट रिपीट हो रही है। तो इस प्रकार की संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहेंगे, और अपरिमेय संख्या को हम P/Q यानी कि भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, केवल प्रसार के रूप में ही उनका जो है अवलोकन कर सकते हैं। इस प्रकार हम आगे और अपरिमेय संख्या की जो है स्पष्ट जानकारी के लिए हम एक और सिद्धांत की तरफ चलते हैं, एक और गुणधर्म की तरफ चलते हैं कि संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं का स्थान निर्धारण कर सकते हैं। हम जो है संख्या रेखा, जैसे हमने छोटी क्लास में पढ़े हैं, संख्या रेखा का मतलब होता है कि जब हम एक स्ट्रेट लाइन, एक प्लेन जो है एक प्लेन वाइट पेपर पे एक सीधी स्ट्रेट लाइन खींचते हैं और उसके मिड पॉइंट पे 0 और 0 के दाएं तरफ जो है धनात्मक संख्या होती है, जिसको धन पूर्णांक कहते हैं, और लेफ्ट साइड में जो है ऋणात्मक संख्या को निर्धारित करते हैं, उसे हम संख्या रेखा कहते हैं। संख्या रेखा में मतलब परिमेय संख्याओं का या पूर्ण संख्या है या प्राकृतिक संख्याओं का निर्धारण को हम संख्या रेखा कहते हैं। तो वहाँ पे संख्या रेखा पर हम इन दिए गए अपरिमेय संख्याओं का निर्धारण किस प्रकार से करेंगे। तो आइए इसको स्पष्ट करने के लिए एक जो है निर्धारण का एक हम जो है क्वेश्चन, एक डायग्राम यहाँ पे तैयार करते हैं। जैसे हमारे पास एक डायग्राम दिया गया है कि संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण को निरूपित कीजिए। हम किस प्रकार से √2 यानी कि एक अपरिमेय संख्या को हम संख्या रेखा में किस प्रकार से निर्धारण करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम की सबसे पहले हमने क्या किया, एक इस जो है प्लेन पेपर पे हम जो है क्या करेंगे, एक सबसे पहले एक वो खींच देंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया हमने, इस तरह से एक सीधी रेखा खींच दी है, और सीधी रेखा के पश्चात हमने जो है उनमें जो है 1-1 सेंटीमीटर का एक फासला ले लिया है। चलो हमने थोड़ा सा इसको हम और स्पष्ट करने के लिए, इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा रूप देने के लिए हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर की जगह 2 सेंटीमीटर मान के चलते हैं, या ये मान के चलते हैं 2 सेंटीमीटर बराबर 1 मात्रक लेके चलते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10। तो हम इस प्रकार से डायग्राम को स्पष्ट करने के लिए हम जो है 2-2 सेंटीमीटर को 1-1 मात्रक के रूप में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है। अब इस खींचे गए सीधी रेखा में हम जो है अक्षरों के द्वारा इनका जो है नाम निर्धारण कर देंगे, इनके बिंदुओं को निर्धारण कर लेंगे। पहला बिंदु हमारा हो गया है O, दूसरा बिंदु हो गया हमारा A,
और तीसरा है बी, सी, डी और ई। हमने मान लिया है कि प्रत्येक बिंदुओं के बीच का जो डिस्टेंस है वो एक एक मात्रक है, यानी कि 1 सेंटीमीटर मान के चले। हमने लिख लिया, हमने ये जो है एक यूनिट है, एक मात्रक है, एक यूनिट हमने मान के चला। ये सब जो है एक एक मात्रक है, एक एक मात्रक वाला दूरी है। अब हम ठीक इसी प्रकार से हम बिंदु ए से जो है एक ही मात्रक का एक रेखा फिर हम यहाँ से खींच देंगे, स्केल की सहायता से निर्धारण कर लेंगे हम यहाँ पे। इस तरीके से हमने एक सेंटीमीटर का एक रेखा हमने यहाँ पे खींच दिया है। इस तरीके से हमने एक रेखा खींच दी है। उसी प्रकार हमने जैसे ओ ए की डिस्टेंस हमने यहाँ पे जो है ओ ए की डिस्टेंस बराबर 1 यूनिट माना। उसी प्रकार ए और यहाँ पे हमने कोई दूसरा बिंदु ले लिया है, हमने ले लिया है आर ले लिया कोई बिंदु आर, तो ए आर की जो दूरी है मान लीजिए ये दूरी भी ए मात्रक हो गया, एक मात्रक मान लिया, एक यूनिट मान लिख लिया हमने, एक यूनिट हमने इस प्रकार से लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे कि ओ और आर को मिला लेंगे। ओ और आर को जब हम मिलाते हैं इस प्रकार से स्केल की सहायता से हम जो है ओ और आर को इस तरह से मिलाएंगे तो हमारे पास एक ट्राइंगल तैयार हो जाएगा। एक ट्राइंगल बन गया है और ये ट्राइंगल क्या है, इस ट्राइंगल का नाम क्या हो जाएगा, ओ ए आर एक ट्राइंगल बन गया। और साथ साथ ये ट्राइंगल कैसा बन गया है, एक समकोण त्रिभुज बन गया है। समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजाएं मालूम है तो तीसरी भुजा यानी कि ओ आर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यानी कि पाइथागोरस मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कर्ण हो गया। जैसे हमने छोटी क्लास में पढ़ा कि समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं ओ ए आर और ओ आर, 3 कर्ण ये हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। इन तीनों में संबंध ये होता है कि कर्ण का वर्ग यानी कि ओ आर का वर्ग बराबर ओ ए का वर्ग धन ए आर का वर्ग। या फिर हमें ओ आर निकालने के लिए वर्ग हटाना पड़ेगा, तो ओ आर बराबर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओ आर बराबर ये वर्ग हटके पूरे यहाँ पे ये वर्ग हटके ये पूरा वर्गमूल का चिन्ह, वर्ग जब हटाएंगे तो दूसरी तरफ पूरा वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा। तो वर्गमूल हम इसको ओ आर बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं, ओ ए स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर हो जाएगा। अब ओ आर ज्ञान करने के लिए हम क्या करेंगे, इनके मान रख देंगे। ओ ए हमारे पास है एक का वर्ग, एक मात्रक का वर्ग, और ए आर भी कितना है, एक का वर्ग, और वर्गमूल लग जाएगा इस तरीके से। तो हम आगे देख रहे हैं, आगे सॉल्व करेंगे कि बराबर आएगा 1 का वर्ग 1 और 1 का वर्ग 1, और ये वर्गमूल लग गया है। तो 1 जोड़ेंगे तो वर्गमूल 2। अब वर्गमूल 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो ये 2 ही रहेगा। यानी कि बोलने का मतलब है हमारा जो मान आया ओ आर बराबर वर्गमूल 2 आया। तो ये ओ आर का मान जो आया हमारा, ये वर्गमूल 2 आया। अब ये वर्गमूल 2 जो है इस संख्या रेखा में हम कहाँ दर्शाएंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे O से A की दूरी 1 मात्रक है, तो इसी प्रकार O से B तक की दूरी कितनी हो जाएगी, B तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 2 मात्रक होगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 मात्रक होगा, O 2 मात्रक 2 होगा। तो यानी कि OA की दूरी 1 है और O से लेकर B तक की दूरी 2 है। तो इस प्रकार √2 का जो मान है इस संख्या रेखा में हम कहाँ दर्शाएंगे, जैसे हमने अभी निकाला था कि √2 का, जैसे हमने अभी यहाँ पे आपका जो है निर्धारित किया था कि √2 का मान 1.41 होता है, हमने अभी निकाला था। तो हम जानते हैं कि √2 का जो मान होता है वो होता है 1.41 होता है, अर्थात इसका मान जो है 1 और 2 के बीच में रखा जाएगा, 1 और 2 के बीच में रखा जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इसे स्पष्ट करने के लिए इसे क्या करते हैं, एक वर्ग का रूप दे देते हैं। इसका वर्ग यानी कि ए आर के समानांतर
ए आर के समानांतर हम एक रेखा ए आर के समानांतर हम एक रेखा खींच देते हैं ए एस खींच देते हैं। यहाँ पे ये बिंदु हो गया, एस हो गया, ए एस, और ठीक आर एस के समानांतर हम ओ ए के समानांतर आर एस एक रेखा यहाँ से खींच के इसे एक वर्ग का रूप हम जो है दे देते हैं, एक वर्ग का रूप दे देते हैं इसको हम। इस प्रकार से एक वर्ग का रूप हमने दे दिया है, एक वर्ग बन गया ओ ए आर एस एक वर्ग बन गया है इस प्रकार से। अब √2 का जो मान होगा यानी कि 1.41, इसका इसे हम संख्या रेखा में कहाँ दर्शाएंगे? इसका जो संख्या रेखा में दर्शाएंगे एक, जैसे मैंने कहा था कि O और A की दूरी एक मात्रक है, O से B तक की दूरी 2 है, यानी कि 1 और 2 के बीच में होगा। यानी कि बोलेंगे मतलब है कि इस √2 का जो मान आएगा वो होगा कहाँ? 1 और 2 के बीच में होगा, यहाँ पे होगा। देखिए √2 का इस √2 का जो मान होगा संख्या रेखा में, देखिए हमने इस यहाँ पे एरो चिन्ह द्वारा आपको दर्शा रहे हैं कि इस √2 का मान 1.41 वो A और B के बीच में होगा। यानी कि हमने यहाँ पे कोई बिंदु लिख दिया है Q, बिंदु Q पर जो है √2 को हम इस संख्या रेखा में दर्शाएंगे। तो इस प्रकार संख्या रेखा पर हम √2 का स्थान निर्धारित करेंगे। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार से ये संख्या रेखा पर हम अपरिमेय संख्याओं का निर्धारण किस प्रकार करेंगे ये यहाँ पे बताया गया है। इसके पश्चात हम जो है कुछ एक और गुण धर्म की तरफ चलते हैं, एक और टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो है वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। रियल नंबर किसके कहते हैं? रियल नंबर परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से जो प्राप्त होता है उसे वास्तविक संख्या के नाम से प्रदर्शित किया जाता है, उसे हम रियल नंबर कहते हैं। यानी कि परिमेय अपरिमेय संख्याओं के मिश्रण को, जिसमें वह संख्याएं, जिसमें प्रत्येक परिमेय संख्या और प्रत्येक अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर जो संख्याएं बनाई जाती है उसे हम रियल नंबर, वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं इस बॉक्स के अंदर, देखिए बहुत सारे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ये वास्तविक संख्या को निर्धारित करते हैं। जैसे हमने यहाँ इस बॉक्स के अंदर कुछ परिमेय संख्या, कुछ अपरिमेय संख्या लिखी हुई हैं। जैसे 1/2 ये परिमेय है, 0 परिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या, √2 अपरिमेय संख्या है, 10/3 परिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, और 0.110110110 एक जो है प्रसार है, ये अपरिमेय संख्या के रूप में, √15 अपरिमेय संख्या है। तो इन सभी प्रकार के संख्याओं को जो हम एक साथ कहेंगे, किस नाम से कहेंगे? ये वास्तविक संख्या के रूप में कहलाएंगे। इन्हें हम वास्तविक संख्या कहेंगे क्योंकि इसमें परिमेय और अपरिमेय है। जहां परिमेय और अपरिमेय संख्या एक साथ मिल जाते हैं हम उन्हें वास्तविक संख्या का नाम दर्ज देते हैं। तो यह वास्तविक संख्या के बारे में बताया गया है। तो इन सभी गुण धर्मों के आधार पे, इन सभी ऊपर बताए गए गुण धर्म के आधार पे कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया आप लोगों को। तो अब कुछ गृह कार्य के रूप में आपको दिया जा रहा है। यहाँ पे गृह कार्य है, आप इन्हें आवश्यक रूप में करेंगे, जो कि ऊपर बताए गए परिभाषा गुण धर्म के आधार पर दिया गया है कि नीचे दिए गए कथन, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिए गए हैं कि नीचे दिए गए कथन, ये है इस प्रकार से गृह कार्य के रूप में दिए गए हैं कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित आपने उत्तर देना है। कारण सहित वो अपने उत्तर दीजिए। कारण सहित उत्तर देना हुआ है इसमें, ये इस प्रकार से आप कारण से उत्तर देंगे। पहला है प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जैसे आपको अभी जो है वास्तविक संख्या का डेफिनेशन दिया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, सत्य है या असत्य है। अब इसको आप कारण सहित बताएंगे, जैसे आपको अभी वास्तविक संख्या के बारे में जानकारी दी गई थी। दूसरा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। यह m मतलब, यहाँ पे m का मतलब होता है इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है आप चाहे ऋण में लेंगे चाहे धन में लेंगे, तो क्या अगर उनमें वर्गमूल लगा हो तो क्या वो प्रत्येक संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएंगे? इस संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो क्या ये सही बात है कि वो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है? तो ये आप अच्छी तरह से मंथन कर लें, क्योंकि आपने संख्या रेखा में क्या कहते हैं परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और बहुत सारे पूर्ण संख्या,
प्राकृतिक संख्याओं को आपने दर्शाया है, उन सब को ध्यान में रखते हुए आप इसका कारण स्पष्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या एक अपरिमेय संख्या ही होती है? इसका कारण स्पष्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? अगर हम सभी धनात्मक पूर्णांक संख्या का हम जब पूर्णांकों को हम वर्गमूल के रूप में लिखते हैं तो क्या वो सब अपरिमेय ही होते हैं, है ना? जैसे हमने लिख दिया है, सपोज करके लिख दिया हमने वर्गमूल, जैसे हमने सपोज करके लिख दिया है वर्गमूल, जैसे हमने स्पष्ट लिख दिया यहाँ पे वर्गमूल 4 लिख देते हैं, तो क्या इसका वर्गमूल जब हम निकालते हैं तो 2 आता है वर्गमूल निकालने के बाद, तो क्या ये 2 अपरिमेय संख्या ही होगा? वर्गमूल जब हम वर्गमूल किसी भी वर्गमूल संख्या का जब हम वर्गमूल के फॉर्म में लिखते हैं तो वो प्रत्येक अपरिमेय ही होता है, जबकि यहाँ पे वर्गमूल 4 का वर्गमूल हल हो रहा है, वर्गमूल को हम हल कर रहे हैं तो 2 में आ रहा है, जो कि 2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है बल्कि एक परिमेय संख्या है। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि यहाँ पे स्पष्ट कर सकते हैं हम कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं है तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल के उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। तो हमने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा बताया कि अगर हम वर्गमूल 4 लेते हैं तो उसको हल 2 निकल रहा है, जो कि एक परिमेय संख्या अपरिमेय नहीं परिमेय संख्या को दर्शाता है। फिर प्रश्न नंबर अगला है, तीसरा प्रश्न है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √3, √4, √5 को किस प्रकार निरूपित करेंगे। हमें शो करना है कि वर्गमूल 3, वर्गमूल 4, वर्गमूल 5 को किस प्रकार से निरूपित करेंगे संख्या रेखा में, जैसे आपको ऊपर बताया गया है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी इसके पश्चात भी अगर कहीं पे कोई प्रश्न समस्यात्मक आता है तो आप ग्रुप में उस समस्या को लिख के आवश्यक भेजिए। ओके, थैंक्स।